वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी कालापल पर। छात्रों, आज मैं जो अग्निवीर की हमारी एग्ज़ाम वगैरह आ रही है ना, उसमें जीडी व ट्रेडमैन के लिए है ना, ट्रेडमैन के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना। इन क्वेश्चनों को हम बहुत आसान तरीके से हल करेंगे, है ना। बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक बुक दे रखी है जिसका नाम रामसिंह यादव की बुक से मैं इन क्वेश्चनों को विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है उसने, है ना। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? क्लियर? क्वेश्चन क्या है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम कहाँ से काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है सोडियम, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है सिल्वर और चौथा है तांबा। तो सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं भैया कि जो है हमारे धातुएं होती है, कैसी होती है? ये सभी कठोर होती है, ठीक है। पर अब उसने क्या क्वेश्चन मार दिया कि भैया ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो धातु जब कठोर होगी तो हम क्या चाकू से काट सकते? नहीं काट सकते, पर हम काट सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम क्या कर सकते हैं? आसानी से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, है ना। अब हमें उस क्यों में जाना है। तो देखिए, सोडियम जो होती है वो मुलायम धातु है। कैसी धातु है? सभी धातुओं की तुलना में कैसी है? मुलायम धातु है। अब जब मुलायम धातु है तो हम उसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। साथ में ये जो सोडियम है ये अत्यधिक क्रियाशील धातु भी है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो हमारा आंसर है भैया सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि यह मुलायम धातु है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे दे रखा भैया एल्यूमिनियम, है ना। मैं आपको चारों ऑप्शन समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं भैया। ये एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। साथ में ये ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करके चलेंगे। जैसे अब सेकंड ऑप्शन हमारा दे रखा है, उसने क्या दे रखा है? एल्यूमिनियम, है ना। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी ले ले। तो एक तो क्या है, इसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक आप जानते हो, है ना। वहां था आप जिस पे कोई ठोस पिघल कर किस में परिवर्तित होता है? द्रव में, तो वो उसका गलनांक कहलाता है। तो इसका गलनांक जो है उच्च होता है और ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए इसका उपयोग क्या करते हैं भैया? बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सिल्वर यानी चांदी। चांदी के बारे में आप जानते हो, इसके क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। अब बनाए क्यों जाते हैं? तो इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है ना। और साथ में संक्षारण रोधी धातु होती है ना। साथ में ये विद्युत की अच्छी चालक भी होती है। तो हम एक क्वेश्चन से यहाँ पे कई क्वेश्चन क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। दूसरा आता है तांबा, है ना। इसका अंग्रेजी नाम भैया कॉपर है, ठीक है। और साथ में ये जो है विद्युत का सबसे प्रधान चालक होता है। प्रधान चालक, ये पूछ सकता है प्रधान चालक का मतलब जानते हो? जो हमारे विद्युत के चालन, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। तो उसमें इसको प्रधान चालक का नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसके जो तार बनाए जाते हैं वो उनमें करंट बहुत अन्य तारों की तुलना में, अन्य धातु की तुलना में शीघ्रता से क्या होता है? प्रभावित होता है। मतलब ये एक विद्युत का एक प्रधान चालक है, ठीक है। चारों क्वेश्चन से हम चारों विकल्प ऑप्शन से हम कई क्वेश्चन कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। तो भैया सोडियम क्यों है चाकू से काटे आसानी से क्यों काट सकते हैं भैया सोडियम को हम? क्योंकि मुलायम है ना। एल्यूमिनियम के बारे में हमने जाना कि इसका गलनांक उच्च होता है, साथ में ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हम खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में करते हैं, ठीक है। सिल्वर के बारे में हमने जाना कि भैया आभूषण बनाते हैं। इसके बनाते क्यों? क्योंकि हमारी संक्षारण रोधी धातु, आसानी से इस पर जंग नहीं लगती है। साथ में इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है ना। और हमने फिर जाना तांबा। तांबा जिसका संकेत होता है, जिसका अंग्रेजी नाम है कॉपर, इसका संकेत होता है Cu, ठीक है। और ये विद्युत का प्रधान चालक होता है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मेरा। अगला क्वेश्चन है, किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? बताओ भैया, किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो हम जानते हैं भैया विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है? मतलब धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? धातुएं में सुचालक, मतलब इनमें करंट प्रवाहित हो जाता है। पर लेकिन हम जानते हैं कि अधातुओं में क्या नहीं होता है? विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित नहीं होता है। पर उसने क्वेश्चन बोला कि ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित
हो सकता है, तो वो है हमारी ग्रेफाइट। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेफाइट। ठीक है ना। ये जैसे आपकी पेंसिल की जो नोक है ना, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है ग्रेफाइट की। मतलब ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है ना, जिसमें क्या प्रवाहित हो सकता है? करंट प्रवाहित हो सकता है। साथ में ऑप्शन दे रखा है उसने आयोडीन। आयोडीन भी क्या है भैया? अधातु है। और ये भी क्या है? अधातुओं के बीच में अपवाद है। जैसे हम जानते हैं कि अधातुओं के गुण में क्या, अधातु हमारी चमकहीन होती है, लेकिन आयोडीन कैसा है? चमकदार है। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम में उठा के वो पूछ सकता है। ठीक है, कि भैया ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है? तो अधातु में कौन सी? आयोडीन, जो कि एक अपवाद है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो वो क्या है हमारा? ग्रेफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मिट्टी के तेल में कौन सा धातु रखा जाता है? क्या आंसर हमारा क्वेश्चन कि मिट्टी के तेल में कौन सा धातु रखा जाता है? तो दे रखा है पहला भैया सोडियम Na, जो किसका संकेत है? सोडियम का। ठीक है, दूसरा दे रखा Ka, पोटेशियम, है ना। तीसरा दे रखा Li, जिसे बोलते हैं लिथियम। ठीक है, चौथा दे रखा सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? सभी। मिट्टी के तेल में कौन सा धातु रखा जाता है? तो हमारा जो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम, ये तीनों धातु ऐसी होती है जिन्हें हम कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। पर रखते क्यों है? ठीक है, तो हमारा उत्तर आया सभी। पर रखते क्यों है? क्योंकि ये जो धातुएं होती है तीनों, ये अत्यधिक क्रियाशील होती है। कैसी होती है? अत्यधिक क्रियाशील होती है। और हमारे वायुमंडल में एक गैस पाई जाती है जिसे आप जानते हो प्राण वायु के नाम से, यानी ऑक्सीजन, प्राण वायु। ठीक है, अब ये क्या करती है? ये गैस जलाने का कार्य करती है। तो ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जब हम इनको खुला छोड़ते हैं तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए हम इसे कहाँ रखते हैं? केरोसिन के अंदर, है ना। मिट्टी का तेल, जिसे घासलेट बोलते हैं, के अंदर डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? ऑप्शन दे रखा भैया NaCl, NaCl। ठीक है, ये हमारा नमक का सूत्र है। इसका रासायनिक नाम भैया सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला दे रखा भैया Fe, यानी लोहा। फिर दे रखा है उसने, है ना, यहाँ पे कुछ भी उठा ले सकते हो, जैसे अब ये CO2 के H2 ले सकते हो, H2 दे रखा। अब उसने बोल दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, तो वो आंसर क्या होगा? Fe होगा। पर हुआ क्यों? हमारा भैया H2 भी तो हो सकता है, NaCl भी हो सकता है ना, CO2 भी हो सकता है। उसने बोला कौन सा यौगिक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, जल यौगिक है, नमक यौगिक है। अब हम इससे पहले जानेंगे कि Fe क्यों नहीं है ना। तो उसका कारण क्या है कि हमें यौगिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब यौगिक होता क्या है ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, किसमें मिलाते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और उनके रासायनिक संयोग से जो पदार्थ का निर्माण होता है वो कहलाता है यौगिक। दो पदार्थ हो गए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? CO2 बन गया। ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, है ना। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया? CO2 बन गया। अनुपात निश्चित है, एक कार्बन ऑक्सीजन, अनुपात भी निश्चित है। रासायनिक संयोग के द्वारा क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जिसे हम बोलते हैं यौगिक। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना? यौगिक है। बात करते हैं हम जल की, किससे मिलकर बना है ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से क्या बन गया? HO2 बन गया। दो पदार्थ हो गए, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, क्या बन गया? पानी। मतलब ये भी क्या है? यौगिक है। NaCl की बात करें हम, ये भी किससे बना भैया? सोडियम प्लस क्लोरीन से बना है। मतलब हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है, कंपटीशन में भी हमें क्वेश्चन को रटना है, हमें उस विकल्प को समझना है। चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन को हमें समझ के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। तो आप यौगिक को जानते थे, इसलिए आपने क्या लगा दिया कि लोहा यौगिक नहीं है, क्योंकि यौगिक क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और उनका अनुपात निश्चित रहता है और साथ में, है ना,
वो एक रासायनिक संयोग से निर्मित होते हैं, है ना। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, NaCl है, ये सब एक निश्चित अनुपात में है और साथ में ये एक रासायनिक संयोग के द्वारा निर्मित हुए हैं। मतलब ये तीनों क्या है, यौगिक है ना। और जो Fe यानी आयरन यानी जो लोहा है वो हमारा यौगिक नहीं है। ठीक है, अगला आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ये लो, ये आ गया ऑप्शन सोडियम, दूसरा आ गया कैल्शियम, तीसरा आ गया एल्यूमिनियम, चौथा हम यहाँ ले लेते हैं एक और ऑप्शन कॉपर ले लिया। अब उसने बोला है कि ऐसी कौन सी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो भैया सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। तो मेरा आंसर है एल्यूमिनियम। अब है क्यों, तो इससे पहले हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए, उभयधर्मी की। उभयधर्मी होता क्या है। अब देखिए भैया, उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब वे ऑक्साइड, है ना, वे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करे और क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर, दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस पानी बनाता है। क्या बना ले, लवण और पानी बनाए, वो कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब वे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो भी क्या बनाए, लवण व पानी, और क्षार के साथ अभिक्रिया करे तो भी क्या बनाए, वो लवण व पानी। उन्हें बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी एल्यूमिनियम जो है वो यदि अम्ल के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो भी क्या बनाए, लवण पानी, क्षार के साथ अभिक्रिया करे तो भी क्या बनाए, लवण पानी बनाए। मतलब उन्हें बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो देखिए सोडियम ये हमारा जानते हो इसके बारे में भैया, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। कैल्शियम आप जानते हो, कॉपर आप जानते हो, है ना। जो एल्यूमिनियम है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो भी लवण पानी बनाए और क्षार के साथ अभिक्रिया करे तो भी लवण पानी बनाती है। इसलिए ये क्या बनाती है, इसे क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की हम जब बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन दे रखा है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। अब हम वही कुछ बात आ गई हमारी कि जो धातु होती है अधिकतर हमारी किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में, है ना। पर उसने बोला है भैया ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या है, मरकरी पारा, जिसका सूत्र होता है Hg, है ना। अब इसके भी मैं कुछ उपयोग बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जो डॉक्टरी थर्मामीटर है ना, इसमें हम इस पारे का उपयोग करते हैं, है ना। और इसका उपयोग बैरोमीटर में भी करते हैं, बैरोमीटर वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी हमारी, मरकरी पारा। ठीक है, इसके बाद सोडियम के बारे में आपको जानकारी है सरी, है ना। एल्यूमिनियम के बारे में आपको जानकारी है सरी। तो द्रव अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु है वो है मेरी मरकरी और पारा, है ना। जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अब धातु अभी हमने देखा था, है ना, सोडियम भी क्रियाशील है ना। हम बात करें लिथियम भी क्रियाशील है, पर उसने यहाँ जो क्वेश्चन करा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो वो है मेरी पोटेशियम। कौन सी धातु है, पोटेशियम जो धातु है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, बाद में हम ऑप्शन में दे रखा भैया सोना। तो सोना क्या है, मतलब जो है हमारा सबसे कम क्रियाशील तत्व है या सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए आपको जैसे अभी उसने क्वेश्चन दिया भैया कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक है पोटेशियम, और वो क्वेश्चन बना सकता है भैया सबसे कम क्रियाशील धातु है, तो वो है मेरी सोना, जिसका संकेत है Au। आ गया समझ में। फिर आता है हमारा सोडियम। सोडियम भी क्रियाशील है, पर लेकिन उस सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम। फिर आती है हमारी चांदी। ठीक है, तो चारों उनको विकल्प आपको समझ में आए, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पोटेशियम, जो इन चारों की तुलना में सबसे अधिक क्रियाशील है। और एक चीज वो सीख के चले, सबसे कम क्रियाशील कौन सा आ जाएगा, हमारा सोना। तो ये भी वो क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद उसने क्वेश्चन दिया भैया ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है। जो ग्रीन हाउस की जो घटना होती है वो उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ऑप्शन दे रखा भैया कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मेथेन, CFC और कोई नहीं। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा CO2, है ना। अब CO2 ग्रीन हाउस होता क्या है ये जानते हो आप, मतलब जो पृथ्वी के गर्म होने की जो घटना है वो ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हमारी गर्म गैस है। कैसी गैस है,
गर्म गैस है। अब जब गर्म गैस है तो इसके कारण स्वाभाविक पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, और पृथ्वी के तापमान के बढ़ने की जो घटना है वो कहलाती है ग्रीन हाउस प्रभाव। अब हो क्यों रहा है, तो आज आप सभी जानते हो ना, ये मनुष्य की स्वयं की गलती के कारण या मनुष्य के स्वार्थ के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी घटनाएं है ना उत्पन्न हो रही, क्योंकि हमारे वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती जा रही, जिसके कारण क्या हो रहा, ग्रीन हाउस जैसी घटना उत्पन्न हो रही। ठीक है। CH4 मेथेन, मेथेन बोलते हैं इसे ना, इसका एक और नाम है, इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं, मार्स गैस के नाम से। फिर अगला ऑप्शन आता है हमारा CFC। CFC क्या पूरा नाम है भैया इसका, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अब आपने देखा होगा ओजोन, ओजोन जिसका सूत्र होता है O3 है ना। अब जो CFC होता है इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, तो ये है ना जो हमारी रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वगैरह है ना, उनके द्वारा जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है ना, और इसके द्वारा ओजोन परत में क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे छिद्र होता जा रहा है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था भैया, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव की जो घटना हो किस गैस के कारण होती है। तो ऑप्शन दे रखा था कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, या कोई नहीं, तो क्या जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है।